आज हम गद्य की प्रमुख विधा के अंतर्गत तीसरी विधा एकांकी का अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से विदित है, एकांकी अर्थात जिसका केवल एक ही अंक प्रस्तुत किया जाए वो एकांकी होती है। एकांकी गद्य की प्रमुख विधा के अंतर्गत आती है और ये मंचीय या दृश्य गद्य विधा के अंतर्गत आती है। ये कुछ पात्रों के द्वारा, पात्रों की संख्या भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मंच पर एक अंक में खेला जाने वाला एक नाटक की तरह होता है, दृश्य विधा है। यहाँ हमने लिखा है एकांकी एक अंक का वह दृश्य या मंचीय गद्य विधा है जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। एक कथा होती है, एक उद्देश्य होता है, कुछ पात्रों के माध्यम से मंच पर इसको प्रस्तुत किया जाता है। अगर एकांकी के तथ्यों की बात करें, कौन कौन से इसमें तत्व होते हैं, सबसे पहले तो जैसा हमें ऊपर भी बताया है कि एक कथा के माध्यम से, सबसे पहले कथानक। कथानक का आशय होता है एकांकी किस कथा के ऊपर लिखी गई, उसका कथा क्या है, कथ्य क्या है, कथानक। दूसरा इसका आता है पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र और चरित्र चित्रण का आशय होता है कि जो कथानक है पात्र उसी के अनुकूल हैं या नहीं है। मान लेते हैं कि कथानक एक सौम्य और सुंदर सी स्त्री के ऊपर है जिसको उस एकांकी के मंच पर नृत्य करना है, नर्तकी है। अब मान लिया हमने उसका वर्णन किया गया कि वो एक सुंदर सी सुकोमल सी एक नर्तकी थी जो किसी राजा या महाराजा या किसी के दरबार में जाकर के अपनी विभिन्न नृत्य मुद्राओं के द्वारा दरबारियों का या राजाओं का मन मोह लेती थी। इतना हमने इसमें लिखा। किंतु यदि वो नायिका या वो नर्तकी सुंदर ना हो, भारी भरकम किसी को ऐसा पात्र हो और उसको ये वाला अभिनय का दृश्य दे दिया जाए कि आपको ये अभिनय करना है, आपका अभिनय ये है कि आपको एक नर्तकी का काम करना है, वो बहुत भारी भरकम बेडौल और विभिन्न प्रकार से कुरूपता से भरी हुई हो, तो क्या यह पात्र अनुकूल है? पात्र और चरित्र चित्रण का मतलब है ये पात्र के अनुकूल नहीं होगी। हमेशा पात्र चरित्र के अनुसार ही होना चाहिए। जो कैरेक्टर है उसके आधार पर ही पात्र का चयन किया जाता है, अभिनेता का चयन किया जाता है। मान लेते हैं कि कोई योद्धा है किसी राजा के दरबार में और उसका को मंचन करना है एकांकी में आकर के, और उस योद्धा का बहुत अच्छा वर्णन किया जा रहा है, लेकिन वो पात्र नहीं मिला हमको, तो हमने एक दुबले पतले से व्यक्ति को योद्धा बना दिया, तो क्या ये पात्रानुकूल होगा? आपने महाभारत एपिसोड देखे होंगे, महाभारत के बहुत सारे आते थे हम टेलीविजन पर। उसमें यदि भीम किसी दुबले पतले व्यक्ति को बना दिया जाता तो क्या वो सुशोभित होता? तो इसी बात को कहते हैं पात्र और चरित्र चित्रण। एकांकी में पात्र चरित्र के अनुकूल होना आवश्यक है। इसके बाद आता है संकलन त्रय। संकलन त्रय ये तीन चीजों का संकलन होता है, देश, काल और वातावरण। ये तीनों चीजों के संयुक्त रूप को संकलन त्रय कहते हैं। चौथा द्वंद्व या संघर्ष। पांचवा तत्व है संवाद या कथोपकथन। संवाद ज्यादा बड़े नहीं होना चाहिए, संवाद को डायलॉग बोलते हैं। जो भी पात्र हैं उनको संवाद जो दिया जाए अधिकतम 2 लाइन का हो, 3 लाइन का भी चल सकता है, लेकिन सोचो कि एक व्यक्ति को या एक पात्र को 10 से 15 लाइन का संवाद दे दिया
तो कहीं ना कहीं तो वो भूल कर ही देगा, इतना वो नहीं बोल पाएगा। तो जब ऐसा आएगा तो उसके प्रवाह में बाधा होगी, एकांकी के प्रवाह में, बोलने में या मंच पर उसको खेलने में। तो इसलिए जो भी संवाद हो वो सूक्ष्म हो, छोटे हो, संवाद या कथोपकथन। इसके बाद भाषा शैली, भाषा और शैली बिल्कुल प्रवाहमयी भाषा हो, भाषा में स्थानीय शब्दों का समावेश किया जाए, ज़्यादा कठिन शब्दों का समावेश ना किया जाए, जिससे कि सामने, चूंकि दृश्य या मंचीय विधा है ये, तो मंच के सामने बैठे हुए सभी लोग विद्वान या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो सकते, कुछ अनपढ़ व्यक्ति भी मंच पर को देखने के लिए आ जाते हैं। तो शब्दों का चयन, भाषा का चयन इस प्रकार से किया जाए कि सामने वालों की समझ में आ जाए, सरल शब्दों का प्रयोग। अभिनेयता, हमेशा ऐसे एकांकी में इस प्रकार की उसका कथानक होना चाहिए कि जिसका अभिनय किया जा सके, कोई भी पात्र उसका अभिनय कर सके, अभिनय योग्य हो, कोई ऐसी बात ना हो कि जिसमें अभिनय ना किया जा सके। ये इसके एकांकी के तत्व हो गए। कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संकलन त्रय, द्वंद्व, संवाद या कथोपकथन, भाषा शैली और अभिनेता। अब हम अगर देखें तो एकांकी विषय की दृष्टि से एकांकी के प्रकार देखते हैं अपन। विषय की दृष्टि से एकांकी के प्रकार, इसमें सबसे पहले ऐतिहासिक, दूसरी राजनीतिक, तीसरी सामाजिक, सांस्कृतिक और पौराणिक, इन आधारों पर एकांकी लिखी जाती है। प्रकार देख रहे हैं अपन विषय की दृष्टि से। ऐतिहासिक एकांकी, राजनीतिक एकांकी, सामाजिक एकांकी, सांस्कृतिक एकांकी और पौराणिक एकांकी, इन विषयों पर एकांकी लिखी जाती। हम कुछ एकांकीकार और उनकी रचनाओं की बात करते हैं तो यहां से सबसे पहले आते हैं उपेंद्र नाथ अस्क। ये जो अस्क, सुमन, दिनकर, ये जो नाम दिए जाते हैं साहित्यकारों को, ये उनकी साहित्य समाज से प्राप्त होते हैं। सुमन साहित्य समाज से प्राप्त होते हैं। उनके जैसे गुण वैसा उनका नाम साहित्य समाज रख देता है। नाम तो पूरा रहता है, लेकिन एक सूर्यकांत त्रिपाठी मुक्तक रचनाएं लिखते थे तो साहित्य जगत के कवियों ने या साहित्यकारों ने उनका नाम रख दिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र के ऊपर कविताएं लिखते थे तो बोले इनका नाम लिख दिया जाए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। तो इस प्रकार से अब ये उपेंद्र नाथ अस्क, अस्क आंसू को बोलते हैं, अस्क आंसू को बोलते हैं। तो निश्चित रूप से उपेंद्र नाथ जी दर्द भरी दास्तान लिखते होंगे, जो भी उनका कथानक रहता होगा वो दर्द भरा आंसुओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इनका नाम उपेंद्र नाथ अस्क रखा गया है। इनकी रचनाएं सूखी डाली, पापी, अधिकार का रक्षक। अगले एकांकीकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनकी एकांकी तो आप सब लोगों ने पढ़ी भी होगी और बहुत अच्छी एकांकी लिखी है इन्होंने। रेशमी टाई, दीपदान, ये ऐतिहासिक एकांकी के अंतर्गत आता है दीपदान। पृथ्वी राज की आंखें, ये भी ऐतिहासिक एकांकी के अंतर्गत आता है। चारु मित्र। अगले एकांकीकार हैं उदय शंकर भट्ट। आपने पढ़ी होगी नए मेहमान, नकली और असली। नए मेहमान, नकली और असली, ये उदय शंकर भट्ट की है। भगवती चरण वर्मा अगले उपन्यासकार हैं, अगले एकांकीकार हैं भगवती चरण वर्मा। इनकी रचना है सबसे बड़ा आदमी, दो कलाकार। इससे पहले सेठ गोविंद दास भी थे। इनकी है केरल का सुदामा। विष्णु प्रभाकर, वापसी, हब्बा के बाद,
जगदीश चंद्र माथुर, रीढ़ की हड्डी, भोर का तारा, दोनों आप जानते होंगे। रीढ़ की हड्डी और भोर का तारा, आपने रीढ़ की हड्डी कभी एकांकी पढ़ी हो तो आपको पता होगा रीढ़ की हड्डी होती क्या है। जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी पर ही हमारा सारा शरीर केंद्रित होता है, खड़ा होता है, विकास करता है। अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होती तो हम चल फिर नहीं पाते, यहां तक कि रेंग भी नहीं पाते। उसी प्रकार रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर जी ने बताया है, इसमें दिखाने का प्रयास किया है कि एक व्यक्ति का चरित्र उसकी रीढ़ की हड्डी होता है। अगर उसका चरित्र है तो वो विकास कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। यदि चरित्र उसका सही नहीं है तो वो विकास नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इस एकांकी में एक लड़की को एक लड़का देखने के लिए आता है, एंगेजमेंट होनी होगी उसकी। तो वहां पर वो लड़का क्या करता है, आता है, लड़के वाले बहुत सारा दहेज मांगते हैं, बहुत सारी लड़की में कमियां निकालने का प्रयास करते हैं। आपको पता है आज के युग में अब तो बदलाव की बयार चल रही है तो थोड़ा सा चेंजेस आने लगे हैं। अन्यथा लड़कियों को देखने के लिए जब जाते थे तो वस्तु से भी ज्यादा उसका को टटोलते थे। हम दुकान पर जाकर के वस्तु खरीदते हैं तो देखते हैं बहुत सारी चीजें उसकी, लेकिन लड़की को देखने जाते थे तो उससे भी कहीं ज्यादा। जैसे उसका वजन तोलना, सामने से दिख रही कि ये 50 से 55 किलो की होगी, लेकिन नहीं, विश्वास तभी करेंगे जब वजन, हो सकता है 2 दिन से खाना नहीं खाया हो, हम देखने आ रहे थे इसलिए। उसको वजन तोलना, उसको चल के दिखाना कि इसको चलना भी आता है कि नहीं आता है, कहीं विकलांग तो नहीं है। आवाज से बुलवाना, जैसे कि पता चले कि इसकी आवाज बोल भी लेती है कि नहीं तो बहुत सारी लड़कियां सुंदर होती हैं लेकिन बोल नहीं पाती बेचारी। बहुत सारी चीजें उससे पूछी जाती, तुमको क्या बनाना आता है, पोछा लगाना आता है, सब्जी बनाना आता है, स्वेटर बुनना आता है। मतलब आप अपने घर के लिए एक वधू का चयन नहीं बल्कि एक नौकरानी का चयन कर रहे हो। तो इस एकांकी में जब वो लड़का आता है उस लड़की को देखने, तो वो सारी चीजें बता देता है, मुझे ऐसी लड़की चाहिए, इतना दहेज चाहिए। लड़की भी पढ़ी लिखी थी, कॉलेज में पढ़ी हुई थी, वो उस लड़के को जानती थी। उसने कहा आपने सब कुछ कह लिया, अब कुछ मैं कहूं? तो लोगों ने कहा हाँ कहिए। पहली बात तो मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती। अभी पिछले ही दिनों गर्ल्स हॉस्टल के पास ये पिटे थे, पूछो। चक्कर तो आपको समझ में ही आ रहा हो क्यों पिटे थे गर्ल्स हॉस्टल के पास में। स्वाभाविक है, प्रणाम करने तो नहीं गए होंगे। तो जब वो कहती है कि इनका चरित्र सही नहीं है और मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी जिसका चरित्र सही ना हो, तो वो चरित्र के माध्यम से जगदीश चंद्र माथुर ने उस एकांकी का नाम दिया है रीढ़ की हड्डी, क्योंकि चरित्र ही व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी होता है। आप दहेज की बात कर रहे हैं, मैं इनसे अगर ये लौट के हमको भी पैसा दे तो भी हम साथ विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि इनका चरित्र सही नहीं। जिसका चरित्र नहीं उसका कुछ नहीं। इनफ। अब यहां हम देखते हैं धर्मवीर भारती, नदी प्यासी थी और नीली झील। नदी प्यासी थी और दूसरी रचना है इनकी नीली झील। ये गद्य की प्रमुख विधा के अंतर्गत आती है एकांकी। आज के वीडियो में हम केवल एकांकी पर ही बात करेंगे। अगले वीडियो के लिए, अगली विधा के लिए कृपया प्रतीक्षा करें। अति शीघ्र हम अगली विधा लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे।